बहुत समय पहले, जब पहाड़ों की चोटियों पर बादल देवताओं की तरह घूमा करते थे और जंगलों की गहराई में हर पेड़ एक कहानी कहता था, तब यूरोप की धरती पर एक अनोखी आत्मा जागी। ये वो लोग थे जो पत्थरों से बातें करते थे, हवाओं से गीत बनाते थे और जिनकी तलवारें कविता जैसी सुंदर थीं। इन्हें दुनिया ने सेल्टिक कहा। कोई सम्राट नहीं था उनके पास, न कोई भव्य महल, फिर भी उनकी पहचान इतनी गहरी थी कि वो मिटने के बाद भी कभी भूले नहीं गए। वे रहते थे छोटे गोल घरों में, लकड़ी और मिट्टी से बने गांवों में जो पहाड़ियों से घिरे होते थे। जब सूरज उगता तो उनकी स्त्रियां अपने बालों में फूल लगाकर खेतों की ओर जातीं और पुरुष अपने हाथों से तलवारें, औजार और संगीत के वाद्य बनाते। उनके बच्चे हर दिन किसी बुजुर्ग से एक नई कहानी सुनते, देवताओं, योद्धाओं और प्रेम की। उनकी दुनिया में हर चीज जीवित थी। एक नदी, एक पत्थर, एक पेड़, सब कुछ उनका परिवार था। वे प्रकृति से इतना गहराई से जुड़े थे कि उनके देवता भी वनों, बारिश और सूर्य की छवियों में मिलते थे। उनके धर्म के केंद्र में थे ड्रुइड, जो न तो राजा थे न पुजारी, लेकिन जिनका ज्ञान पर्वतों जितना ऊंचा था। वे जानते थे किस तारे का क्या मतलब है, किस पौधे में कौन सी आत्मा छिपी है। लेकिन यह सभ्यता केवल आत्मा और गीतों की नहीं थी, वह साहस, युद्ध और सम्मान की भी थी। जब कोई कबीला दूसरे पर हमला करता तो गांवों की स्त्रियां बच्चों को गीत सिखाती और पुरुष ढालों की टंकार से पहाड़ों को गूंजाते। युद्ध से पहले योद्धा अपने शरीर पर नीले रंग से चित्र बनाते, बालों में चूना लगाते और गर्जना करते, जिससे दुश्मनों की आत्मा कांप उठती। हर युद्ध, हर घाव एक कविता बन जाता और जब कोई वीर मरता तो उसकी तलवार, ढाल और कभी कभी घोड़ा भी उसके साथ दफन होता, क्योंकि माना जाता कि वो जा रहा है तीर नानोग, एक ऐसी भूमि जहां दुहक नहीं होता, बस सम्मान और अमरता होती है। पर यह स्वप्निल संसार बहुत देर तक अकेला न रह सका। दक्षिण में एक और शक्ति उभर रही थी, रोम। उन्होंने पहले गौल की धरती को छुआ और धीरे धीरे उनके नगरों तक पहुंच गए। जब सेल्टिक जनजातियां बिखरी हुई थीं, तो रोमनों ने चालाकी से उन्हें परास्त करना शुरू किया। लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ एक योद्धा, वर्सिंजेटोरिक्स। उसने सभी जनजातियों को एक किया और सीजर के सामने युद्ध में उतर गया। उसने जंगलों को जलाया, दुश्मनों के लिए रास्ते बंद किए, पर आखिर में वह एलेसिया की पहाड़ी पर घिर गया। भूख, थकान और रक्त के बीच उसने आत्मसमर्पण किया, लेकिन घुटना नहीं टेका। उसकी आंखों में जो आग थी वह आज भी गौल की हवाओं में जलती है। वहीं ब्रिटेन की धरती पर बौडिक्का नाम की रानी उठी। जब उसके पति को मारा गया और उसकी बेटियों को अपमानित किया गया, उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और रोमन शहरों को आग के हवाले कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ बदला नहीं था, अपने लोगों की आत्मा का गुस्सा था। लेकिन एक समय आया जब युद्ध थम गए। अब तलवारें मिट्टी में जंग खाने लगीं और कबीले के गीतों में रोमन शब्द घुसने लगे। यह वह समय था जिसे रोमीकरण कहते हैं। धीरे धीरे उनके गांवों की जगह रोमन शहर बन गए। उनके देवताओं को नया नाम मिल गया, त्योहारों का रूप बदल गया और भाषा भी लैटिन से रंगने लगी। पर सब कुछ मिटा नहीं जो भूमि रोमन नहीं जीत सके। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, वहां परंपरा अभी भी सांस ले रही थी। वहां बच्चे आज भी वह कहानियां सुनते हैं जिनमें देवता बारिश की बूंदों से उतरते हैं और नायिकाएं हवाओं से युद्ध करती हैं। कवियों ने उन कहानियों को कागजों पर उतारा जिन्हें मठों में सहेजा गया, और फिर से एक नई पीढ़ी ने उन गीतों को गाना शुरू किया। आज जब कोई पहाड़ी गीत बजता है या कोई लोक कविता सुनाई देती है, तो कहीं न कहीं सेल्टिक आत्मा फिर से जीवित हो जाती है। वे मिटे नहीं, वे बस अपनी शक्ल बदलते रहे। उन्होंने कभी कोई साम्राज्य नहीं बनाया, कोई दीवार नहीं खड़ी की, लेकिन जो चीज उन्होंने रची वह समय के पार आज भी बह रही है, एक कहानी बनकर, एक लय बनकर, एक याद बनकर।